ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोज एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 171। युन ने क्रिस्टल मांगे। पहाड़ को कुचलने वाला मुक्का। सर्प साम्राज्य छोड़ने के बाद जियाओजे जादुई जानवरों के पहाड़ों की ओर बढ़ गया। हालांकि उसके पास कई प्राकृतिक खजाने थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर जल विशेषताओं वाले साधकों के लिए थे, क्योंकि वह खुद भी एक साधक था। अब छोटे और लालची इंद्रधनुषी सांप के साथ उसे कुछ ऐसे खजाने खोजने की जरूरत थी जो उसे पसंद आए। जादुई जानवरों के पहाड़ों में पंखों वाले क्रिस्टल शेर का घोंसला एक बेहतरीन विकल्प था, लेकिन उससे पहले उसे इंद्रधनुषी सांप से 100 बार प्रतिक्रिया प्राप्त करने की जरूरत थी। जियाओजे जादुई जानवर की वंशावली से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। चूंकि उसकी आत्मा मूल वृक्ष के साथ विलीन हो गई थी, जियाओजे जानता था कि इस प्रतिक्रिया का प्रभाव पूरी तरह से उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ये शक्तियां मूल वृक्ष में रहती थीं और अपनी आत्मा के नियंत्रण में उसने तय किया कि उनका उसके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर जियाओजे चाहता तो सिर्फ एक विचार से इंद्रधनुषी सांप में बदल सकता था, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं चाहता तो उसके सामने खड़ा इंद्रधनुषी सांप भी यह नहीं पहचान सकता था कि उसके पास वह शक्ति है। उदाहरण के लिए, छोटे फूलों वाली हरी आंखें जो ग्रीन स्नैक फ्लावर आइज की शक्ति को प्रदर्शित करती थीं, केवल एक बाहरी अभिव्यक्ति थीं। शक्ति का असली स्रोत मूल वृक्ष में था। भले ही उसकी आंखें क्षतिग्रस्त हो गई हों, जब तक ग्रीन स्नैक फ्लावर आइज से संबंधित पेड़ की शाखा बनी हुई है, तब भी वह उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह मूल वृक्ष का सबसे प्रमुख पहलू था। इंद्रधनुषी सांप से 100 गुना प्रतिक्रिया प्राप्त करें। एक पल में जियाओजे ने फिर से उस पूर्ण शक्ति का अनुभव किया जो उसने ग्रीन स्नैक फ्लावर आइज प्राप्त करते समय महसूस की थी। लेकिन ग्रीन स्नैक फ्लावर आइज के पूर्ण अधिकार के विपरीत, जो नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता था, इंद्रधनुषी सांप राजसीता का प्रतीक था। पूर्ण शक्ति के इन दो अलग अलग रूपों ने जियाओजे की अधिकार की समझ को प्रभावित किया। सौभाग्य से 100 गुना प्रतिक्रिया केवल एक पल तक चली। जल्द ही उसकी आंखों में स्पष्टता आ गई। जियाओजे ने अपनी आध्यात्मिक धारणा से अपने शरीर का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि वह पूरी तरह से मानव है, इंद्रधनुषी सांप से अप्रभावित है। हालांकि शारीरिक वृद्धि स्पष्ट थी। अब सांप के जानवरों को नियंत्रित करने वाली हरी सांप की फूल आंखों के अलावा उसके पास इंद्रधनुषी सांप का शाही खून भी था। जियाओजे कल्पना कर सकता था कि भविष्य के सांप जानवर उसका सामना करते समय कितने निराश होंगे। इस बीच, क्योंकि जियाओजे अभी तक डू ज़ोंग के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए प्रतिक्रिया से अधिकांश ऊर्जा का उपयोग मूल वृक्ष का विस्तार करने के लिए किया गया था। इस विशाल ऊर्जा के कारण मूल वृक्ष का व्यास 30 मीटर से अधिक तक फैल गया, जिससे जियाओजे की नींव और शक्ति काफी मजबूत हो गई। जियाओजे ने अपना दाहिना हाथ उठाया और ग्रैंड ओशन की हथेली पर ध्यान केंद्रित किया। ओरिजिन ट्री के विस्तारित व्यास के साथ ऊर्जा पर उसका नियंत्रण काफी बढ़ गया। जो मूल रूप से एक बड़ी समुद्री हथेली थी, अब उसके हाथ के आकार तक सिकुड़ गई, गहरे नीले क्रिस्टल के निशान की तरह। बाहर से ये सम्राट के क्रिस्टल के निशान जैसा दिखता है, लेकिन इसका सार पूरी तरह से अलग है। जियाओजे ने दूरी में 2 पर्वत शिखरों की ओर देखा। एक धक्का के साथ नीला क्रिस्टल चिन्ह एक शिखर की ओर उड़ गया, जिससे वह एक गगनभेदी गर्जना के साथ ढह गया। नाटक। थोड़ी नमी के साथ शक्तिशाली ऊर्जा तरंग को दूर से महसूस किया गया। समुद्र का बल जितना मजबूत होगा, ग्रैंड ओशन पाम की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। जियाओजे ने सिर हिलाया, एक पृथ्वी श्रेणी डू तकनीक के बराबर शक्ति से संतुष्ट। अब वह अपने शरीर की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। एक छलांग के साथ वह अपनी स्थिति से गायब हो गया, डू क्यूई का उपयोग किए बिना शुद्ध शारीरिक गति के कारण एक गहरा छेद छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में वह दूसरे पर्वत शिखर पर पहुंच गया और एक साधारण मुक्का मारकर उसने उसे ढहा दिया। एक मुक्का मारकर पहाड़ को तोड़ना, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक उच्च स्तरीय डू ज़ोंग को खतरे में डाल सकता है, जियाओजे ने खुद से बड़बड़ाया, ये जानते हुए कि डू क्यूई साधना प्रणाली में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अंतर अधिक होते जाते हैं। यहाँ तक कि डू शेंग के बीच भी एक स्तर का अंतर बहुत बड़ा था, और सितारों के बीच तो यह अंतर पार करना असंभव था। वैसे भी मैंने अभी तक किसी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ का सामना नहीं किया है, इसलिए इसके बारे में सोचने से कोई खास फायदा नहीं होगा। अब बैंगनी क्रिस्टल की तलाश करने का समय आ गया है। जियाओजे की आकृति गायब हो गई, जादुई जानवरों के पहाड़ों की गहराई में जा रही थी। रास्ते में उसने अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करके कुछ उच्च स्तरीय सांप जानवरों का पता लगाया और उन्हें इकट्ठा किया। ऐसी जगहें जहां कई जादुई जानवर एकत्र होते थे, दुर्लभ थीं। भविष्य में जब वह काफी मजबूत हो गया तो वह जादुई जानवरों को इकट्ठा करने के लिए जोंगजोऊ जा सकता था। जोंगजोऊ वह जगह थी जहां उच्च स्तरीय जादुई जानवर प्रचुर मात्रा में थे।
मेडुसा के परिवर्तन पर विलाप करने का समय नहीं होने के कारण युनलैंड संप्रदाय के नेता युन युद्ध के मैदान में पहुंचे। जादुई जानवरों के पहाड़ों की गहराई में दो डुहुआंग आभाओं का आमना सामना हुआ। एक इस क्षेत्र का राजा था, छठी श्रेणी का जादुई जानवर, पंखों वाला बैंगनी क्रिस्टल शेर। शेर के सिर, बैंगनी चमक वाली लाल आंखें, माथे पर लाल सर्पिल सींग और उससे निकलने वाली बैंगनी लपटों के साथ ये सुंदरता और विनाश का एक जानवर था। इसके बैंगनी पंख हर फड़फड़ाहट के साथ आग उगलते थे और बैंगनी क्रिस्टल से ढके इसके अंग हर कदम के साथ जमीन को हिलाते थे। इस राजसी जानवर का सामना एक साधारण पोशाक में एक सुंदर महिला कर रही थी, जिसके हाथ में एक अजीब नीली तलवार थी। अपने बालों को एक सुंदर बन में बांधे और अपने शांत चेहरे के साथ उसने जानवर के सामने कोई डर नहीं दिखाया। मानव, तुमने इस राजा को क्यों परेशान किया? पंखों वाले बैंगनी क्रिस्टल शेर की आवाज गुस्से से गूंज उठी। कोई भी व्यक्ति अपने घोंसले में आराम से परेशान होने पर क्रोधित हो जाएगा। मैं शेर राजा का बैंगनी क्रिस्टल मांगना चाहती हूँ। मैं आपकी जरूरत की किसी चीज के बदले में देने को तैयार हूँ। वह महिला युन युन थी, जो युनलैंड संप्रदाय की नेता थी, और वह अपने शिष्य नालन यानरान के लिए आई थी। कीमियागर राजा गुहे को नालन यानरान के लिए एक गोली को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से पंखों वाला बैंगनी क्रिस्टल शेर अपना कीमती क्रिस्टल नहीं देना चाहता था और बदले में एक परिवर्तन की गोली मांगता था। किसी समझौते पर पहुंचने में विफल होने पर दो डुहुआंग ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। पहाड़ों की गहराई में अनगिनत जादुई जानवर भाग गए। इन शक्तिशाली प्राणियों के बीच लड़ाई से होने वाली शॉकवेव भी उन्हें मार सकती थी। अध्याय 172 युन युन को सील कर दिया गया है। गुफा में उपचार। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लड़ाई जल्द ही एक पीछा में बदल गई। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करते हुए युन युन के पास गया, उससे करीब से लड़ना चाहता था। दूसरी ओर युन युन ने अपनी कई वायु विशेषता युद्ध तकनीकों पर भरोसा किया और स्पष्ट रूप से इतनी मूर्ख नहीं थी कि वह इतने मजबूत शरीर वाले दुश्मन के साथ करीबी लड़ाई में शामिल हो। मानव शरीर जादुई जानवरों की तुलना में बेहद कमतर है। जब युन युन ने पहले अपनी लंबी तलवार से हमला किया तो उसने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के शरीर पर केवल कुछ सफ़ेद खरोंच छोड़ी। इससे पता चलता है कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा का शरीर कितना मजबूत था। लगातार पीछा करने से बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा का धैर्य समाप्त हो गया और वह आकाश की ओर दहाड़ने लगा। मानव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की दहाड़ के साथ उसके शरीर से एक तीव्र बैंगनी प्रकाश निकला, जिसने आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया। आसपास के जादुई जानवर इस बैंगनी प्रकाश को देखकर भय से भर गए। यहाँ तक कि उसके चारों ओर 5वें स्तर के 3 जादुई जानवरों की आंखों में भी बहुत मानवीय भय दिखा और वे बैंगनी प्रकाश के पास जाने की हिम्मत न करते हुए जल्दी से पीछे हट गए। जादुई जानवरों की प्रतिक्रिया देखकर युन युन ने भौहें सिकुड़ी और जान गई कि यह हमला शायद बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा का आखिरी उपाय था। एक गंभीर भाव के साथ युन युन ने अपने चारों ओर एक बवंडर बुलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। आसपास की हिंसक ऊर्जा गूंज उठी, जबकि बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के शरीर पर तीव्र बैंगनी प्रकाश आधे मीटर से भी कम लंबी बैंगनी प्रकाश किरण में संकुचित हो गया। बैंगनी क्रिस्टल सील। उग्र बवंडर। युन युन की कोमल चीख के साथ अनगिनत गहरे नीले रंग की हवा की धारें आपस में जुड़ गईं, जिससे एक तेज गति वाली सर्पिल हवा की धार बन गई। बैंगनी प्रकाश किरण और गहरे नीले रंग की हवा की धार आपस में टकराई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी। गहरे नीले रंग की हवा की धार स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ने लगी। हवा की धार को चकनाचूर करने के बाद बैंगनी प्रकाश की किरण थोड़ी मंद हो गई। युन युन की गंभीर निगाहों के नीचे बैंगनी प्रकाश की किरण उसकी कई हवा की ढालों को भेदती हुई सीधे उसके शरीर पर जा लगी। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करते हुए हिंसक ऊर्जा क्षेत्र से गुजरा। बैंगनी प्रकाश की किरण के उस पर पड़ने के बाद वह एक पल में युन युन के सामने प्रकट हुआ। बैंगनी क्रिस्टल में लिपटा एक पंजा युन युन की ओर तेजी से वार करता हुआ आगे बढ़ा। पवन चरम सीमा विनाशकारी मौत। इससे पहले कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा का पंजा उस तक पहुंच पाता, युन युन की लंबी तलवार ने प्रकाश की एक अत्यंत गहरी किरण उत्सर्जित की। प्रकाश की इस रेखा ने उसके चारों ओर के स्थान को थर्रा दिया। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा एक प्राणघातक खतरे को भांपते हुए सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। प्रकाश बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के उग्र लाल सर्पिल सींग पर लगा, जो उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था। क्रैक। सींग टूटने की आवाज के साथ बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा दर्द और क्रोध में दहाड़ उठा। पंजे ने युन युन पर भयंकर प्रहार किया, जिससे उसकी पोशाक 5 तीखे बैंगनी क्रिस्टल स्पाइक से फट गई। एक तीक्ष्ण धातु की आवाज के साथ युन युन ने मुंह भर खून थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसके भ्रामक पंख अजीब तरह से कांपने लगे और उसका आकार उस स्थान से गायब हो गया।
लगातार कई चमक के साथ युन अब नजर नहीं आ रहा था। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा घायल मानव को अभी भी उस गति से चलने में सक्षम देखकर अपने सींग के नुकसान पर क्रोध में दहाड़ उठा। उसे ढूंढो, उस मानव को ढूंढो और उसे जीवित मेरे पास लाओ। मुझे अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे खा जाना चाहिए। भयानक ऊर्जा से भरी दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी, जिससे असंख्य जानवर डर कर भाग गए क्योंकि उन्होंने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के आदेश का पालन किया। अल्पविराम। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करने पर जियाओजे ने पूर्व में एक मजबूत ऊर्जा महसूस की। ऐसा लग रहा था कि मजबूत लड़ाके लड़ रहे थे। लड़ाई चल रही है। क्या ये किसी खजाने के लिए हो सकता है? मुझे इसमें शामिल होना होगा। जियाओजे जल्दी से पूर्व की ओर चला गया। पूर्वी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंचने पर उसने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की घृणा से भरी दहाड़ सुनी। दृश्य उसे परिचित लगा। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की स्थिति को भांपते हुए जियोजे ने देखा कि उसके माथे पर टूटे सींग ने उसकी शक्ति को कम कर दिया था। अगर जियोजे ने अब हमला किया तो वह आसानी से उस पर हावी हो सकता था और बैंगनी क्रिस्टल स्रोत ले सकता था। लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण था। जियोजे ने झरने और गुफा वाले स्थान की खोज करने के लिए अपनी धारणा का उपयोग किया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में इस प्रकार का इलाका बहुत दुर्लभ था। अपनी मायावी शक्ति से छिपकर जियोजे जादुई जानवरों के बीच बिना पहचाने चला गया। फैंटम सी पल से प्राप्त मायावी क्षमता उसकी ऊर्जा नियंत्रण क्षमता से अधिक शक्तिशाली थी, हालांकि उसने इसका कम उपयोग किया। अपने साथियों के बीच उसकी छिपने की क्षमता सबसे अच्छी थी। जियोजे ने जल्दी ही सही जगह पा ली। इस बार युन झरने के पास नदी में बेहोश नहीं था, बल्कि एक गुफा के अंदर था। गुफा में प्रवेश करने पर जियोजे ने खून की तेज गंध सूंघी। गुफा के पिछले मालिक एक विशाल जादुई जानवर के सिर में एक लंबी हरी तलवार घुसी हुई थी। एक महिला एक तरफ लेटी हुई थी, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। जियोजे ने उसे अपनी धारणा से ढक दिया और पाया कि युन पूरी तरह से बेहोश थी। मूल पाठ में इस क्षेत्र को मेडिसिन एल्डर द्वारा साफ किया गया था, इसलिए कुछ जानवर थे जिससे युन को होश में रहने की अनुमति मिली। लेकिन अब युन बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के पीछा से बच गया था और कई और लड़ाइयों का सामना किया। नाटक। गुफा में जानवर की मौत इसका सबूत थी। जानवर में फंसी तलवार संभवतः युन के बेहोश होने से पहले का आखिरी प्रयास था। अगर गुफा में अन्य जानवर होते तो युन को जियोजे के आने से पहले ही खा लिया जाता। उसने जल्दी से युन को तैनात किया और उसके चेहरे को देखे बिना अपनी नीली जल ऊर्जा से उसके घावों को ठीक करना शुरू कर दिया। जल चिकित्सक अपनी उपचार क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। रक्तस्राव को रोकने के बाद जियोजे ने युन के घावों की जांच की। उसके आंतरिक कवच ने अधिकांश ऊर्जा को रोक दिया था, लेकिन टूटे हुए कवच से धातु के टुकड़े उसके घावों में रह गए। यह मूल से भी बदतर क्यों लगता है? जियाओजे ने अपना सिर हिलाया और नाजुक जड़ी बूटियों को दूषित होने से बचाने के लिए कीमिया में इस्तेमाल होने वाला जेड टूल निकाला, जो अब चिमटी के रूप में काम आ रहा था। उसने युन का कवच हटा दिया और ये देखकर कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, उसने धातु के टुकड़ों को निकालने के लिए टूल का इस्तेमाल किया। फिर उसने उसे कुछ उपचार की गोलियां दी और उसके घावों पर मरहम लगाया। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने महसूस किया कि कोई उस पर ठंडी नजर रख रहा है। जियाओजे ने आह भरी, ये सोचकर कि स्थिति इतनी परिचित क्यों लग रही थी। अध्याय 173। आपका शिष्य लगभग मेरी भाभी बन गया। गुफा में माहौल बहुत अजीब था। युन ने एक वस्त्र पहना हुआ था, उसके खून से सने हाथ उसे अपनी छाती के पास पकड़े हुए थे। जियाओजे ने अभी भी अपना लबादा और हुड पहना हुआ था। युन ने थोड़ी दूर से जियाओजे को देखा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। इस रहस्यमयी आदमी ने उसके अंदरूनी कवच को हटा दिया था और उसे नग्न देखा था, लेकिन उसने उसे ठीक करने के लिए ऐसा किया था। खून से सने कवच और उसके बगल में पड़े दर्जनों धातु के टुकड़ों को देखकर युन को पता था कि वह इस रहस्यमयी आदमी की बदौलत अपनी जिंदगी जी रही है। वास्तव में युन को कुछ हद तक होश तब आया जब जियाओजी ने उसे औषधीय गोलियां दी और उनका असर होने लगा। अपनी अर्धचेतन अवस्था में युन महसूस कर सकती थी कि जियाओजी एक जेड उपकरण का उपयोग करके अत्यधिक सावधानी से उसके घावों पर मरहम लगा रहा है। कार्यों को इतनी सावधानी से करते हुए वह उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थी। उसे नग्न देखने के लिए उसके बगल में पड़े धातु के टुकड़ों ने साबित कर दिया कि उसने क्या किया था। अगर उसने दवा लगाने से पहले उसके घावों से उन धातु के टुकड़ों को नहीं हटाया होता तो इससे उसे बहुत नुकसान हो सकता था। ये सोचते हुए युन ने धीरे से आह भरी और जियाओजी से कहा, युवक, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। हुड के नीचे जियाओजी ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, उसे युन के साथ हुई नजरों के आदान प्रदान की याद आ गई।
आखिरकार खुद कोई मुखौटा नहीं था और यूं के लेटे होने की स्थिति से वह उसका चेहरा देख सकती थी। जियामा साम्राज्य में मजबूत डुहुआन को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है और उनमें से केवल एक महिला है। आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय के स्वामी हैं, यूं यूं। जियाओजी को अपनी पहचान बताते हुए सुनकर यूं यूं थोड़ा हैरान हुआ और फिर बोला, चिंता मत करो, मुझे याद रहेगा कि तुमने मुझे बचाया था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए और मैं तुम्हें दे सकता हूं तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। यूं यूं ने सोचा कि जियाओजी ने इनाम मांगने के लिए अपनी पहचान बताई थी। उसे यह विचार बुरा नहीं लगा, क्योंकि किसी के लिए अपनी मदद के बदले में कुछ पाने की उम्मीद करना सामान्य बात है। बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना कोई भी उपकार नहीं करेगा। भले ही जियाओजे ने उसे नग्न देखा था, लेकिन उसके कोई बुरे इरादे नहीं थे। इतने संवेदनशील क्षेत्रों में भी उसने दवा लगाने के लिए जैद उपकरण का इस्तेमाल किया था। अगर कोई और आदमी होता तो शायद वह उसे छूने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाता। ये सोचते हुए युन युन के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि यह वही था जिसने उसकी मदद की। यह आवश्यक नहीं है, आप जो पेशकश कर सकते हैं शायद वह मुझे दिलचस्प न लगे। जियाओजे ने धीरे से कहा, इसके अलावा आपका और मेरा एक छोटा सा संबंध है। जियाओजे के पहले शब्दों ने युन युन को थोड़ा क्रोधित महसूस कराया। जियामा साम्राज्य में सबसे प्रमुख संप्रदाय की नेता के रूप में उसके पास ऐसा कुछ कैसे नहीं हो सकता था जो एक युवा व्यक्ति को दिलचस्पी दे सके। लेकिन जियाओजे के अगले शब्दों ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। उसे याद नहीं था कि इस बेहद आकर्षक युवक से उसका संपर्क हुआ था, अन्यथा वह उसे याद करती। अगर कोई विशेष परिस्थिति न होती तो आपकी शिष्या नालन यानरान मेरी भाभी बन जाती। इन शब्दों ने युन युन को तुरंत याद दिलाया कि नालन यानरान ने उसे पहले क्या बताया था, जियाओ परिवार के एक युवा डुहुआन के बारे में। ये युवा डुहुआन की उपस्थिति ही थी जिसने नालन यानरान के अहंकार को तोड़ा था। युन युन ने नालन यानरान में बदलावों को देखा था और उनका स्वागत किया था। ये पहचानना कि हमेशा कोई न कोई मजबूत होता है, नालन यानरान के भविष्य के प्रशिक्षण के लिए फायदेमंद था। और युन युन भी इस युवा डुहुआन से मिलने में दिलचस्पी रखती थी, हालांकि उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह से पालेगी। अगर जियाओजे युवा डुहुआन था तो ये समझ में आता है कि वह उसे कुछ ऐसा नहीं दे सकती थी जो उसे लुभाए। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उसके इलाज के लिए उसने जो औषधीय गोलियां इस्तेमाल की थीं वे उच्च गुणवत्ता की थीं। ये संभावना थी कि उसके पहले वाले युवक के पास उससे ज़्यादा धन था। दोनों चुप हो गए। युन युन के मन में जटिल विचार थे और जियाओजी ने बहुरंगी सांप को सहलाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। थोड़ी देर बाद युन युन ने चुप्पी तोड़ी। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दें, मैं युन युन हूँ, ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर। जियाओजी ने ज्यादा नहीं सोचा और जवाब दिया, मैं जियाओजी हूँ, कनान अकादमी का एक बुजुर्ग। ये सुनकर युन युन हैरान रह गई। इतनी कम उम्र में कनान अकादमी का एक बुजुर्ग। कनान अकादमी पूरे महाद्वीप में एक प्राचीन और प्रतिष्ठित संस्थान था, लेकिन उसे जल्दी ही याद आ गया कि जियाओजी एक युवा डुहुआन था। औपचारिक परिचय के बाद वे दोनों फिर से चुप हो गए। जियाओजी ने दवा की कई बोतलें फेंकी और कहा, मैं अब चला जाऊंगा। उस घाव को ढककर रखने से तुम्हारे ठीक होने में मदद नहीं मिलेगी। बोतलों में जो गोलियां हैं उन्हें तब ले जब आपके शरीर में दवा घुल जाए। और मरहम, जब ये गर्म न रहे तो आप इसे धो सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। ये निर्देश देने के बाद जियाओजे छोटे बहुरंगी सांप के सिर को सहलाते हुए गुफा से बाहर निकल गया। उसने पाया कि यह छोटा सा सांप काफी मनोरंजक था, स्पर्श करने पर सुखद बनावट और बहुत सुंदर दिखने वाला। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के दिल में कई औषधीय जड़ी बूटियां हैं। यह मेरे स्टॉक को इकट्ठा करने और भरने का एक अच्छा समय है। जियाओजे ने अपनी उंगलियां हिलाईं और पानी के तत्व को पानी की गोली में केंद्रित किया और दूरी पर एक जादुई जानवर पर गोली चलाई। अपने वर्तमान स्तर के साथ सबसे सरल पानी भी 5 स्तरों से नीचे के जादुई जानवर को आसानी से मार सकता है। श्रृंखला के पूर्वी क्षेत्र में केवल एक छठे स्तर का जादुई जानवर और 3 पांचवें स्तर के थे। वे आसपास नहीं देखे गए। कुछ जादुई जानवरों को साफ करने के बाद उसने एक आत्मा का निशान छोड़ा और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने चला गया। गुफा में युन युन ने जियाओजे द्वारा पहना गया काला वस्त्र उतार दिया। उसकी छाती पर लगे घावों से अब खून नहीं बह रहा था और मरहम से अभी भी हल्की गर्मी निकल रही थी। उसके शरीर में दवा अभी भी असर कर रही थी। उसने अपने बगल में रखी दवा की बोतलों को जटिल भाव से देखा। नालन यानरान के साथ उसके रिश्ते के कारण जियाओजे के प्रति उसकी भावनाएं मिश्रित थीं। जियामा साम्राज्य में गुरु शिष्य के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण थे। उसकी उम्र को देखते हुए यानरान के साथ उसका रिश्ता गुरु शिष्य और बहन जैसा था। यानरान लगभग जियाओजे की भाभी बन गई थी, लेकिन अब उसका उसके साथ एक अंतरंग संबंध था जिससे वह भविष्य के बारे में सोचने लगी।
हालांकि जियाओजे शायद अभी वयस्क भी नहीं हुआ था। जल्द ही युन युन ने महसूस किया कि उसकी छाती पर लगा मरहम ठंडा हो रहा था, जिससे वह वास्तविकता में वापस आ गई। रुमाल का उपयोग करके उसने मरहम को पोंछा और अपने खून से सने हाथों को देखा। उसने जैद यंत्र लिया जिसे जियाओजे ने इस्तेमाल किया था और अपनी छाती पर मरहम लगाया। सीमित दृश्यता के कारण वह कुछ स्थानों को नहीं देख पा रही थी। आधे होश में रहते हुए जियाओजे के सावधानीपूर्वक आवेदन को याद करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। आधे दिन के बाद युन युन ने अभी भी जियाओजे को वापस नहीं देखा था और वह चिंता करने लगी। मुझे मत बताओ कि वह चला गया, उसने खुद से कहा, कुछ हद तक अकेला महसूस करते हुए। उसकी ताकत बंद हो गई थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिससे वह नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हो गई थी। क्या मैं उसके साथ बहुत ठंडी थी? अध्याय 174, युन युन के साथ रहना। जब युन युन अपने विचारों में खोई हुई थी, तब जियाओजे ने पहले से ही कई निम्न स्तरीय भंडारण रिंगों को भरने के लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थीं। एक रिंग को हवा में उछालते हुए उसने सोचा कि उसे भविष्य में एक उच्च स्तरीय भंडारण रिंग प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अब जबकि वह 7वें स्तर का कीमियागर था, यह हास्यास्पद था कि उसके पास एक भी नहीं था। इतने सारे धन के साथ उसे उन्हें संग्रहित करने के लिए 10 से अधिक अंगूठियों का उपयोग करना पड़ा। उसे उन्नत भंडारण अंगूठी याद आई जो याओ लाओ ने जियाओ यान के लिए छोड़ी थी। उस अंगूठी के भीतर कीमिया के तरीकों के साथ भी जियाओ यान को एक खोजने में 2 घंटे लग गए। एक उन्नत अंगूठी का भंडारण स्थान बहुत बड़ा था। दुर्भाग्य से जियामा साम्राज्य में ऐसी अंगूठी ढूंढना मुश्किल था। अगर उसे एक चाहिए तो उसे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना होगा। जियाओजे ने गुफा में प्रवेश किया और युन युन को देखा, जो आधे कपड़े में लिपटी हुई थी, एक उदास भाव के साथ, जैसे कि वह अपने विचारों में खोई हुई थी। तुम कैसा महसूस कर रही हो? बेहतर, अचानक आए आवाज ने युन युन को चौंका दिया। उसने चारों ओर देखा लेकिन जियाओजे को नहीं देखा, जिससे उसकी सावधानी बढ़ गई। जियाओजे, क्या तुम वापस आ गए हो? जियाओजे को यह एहसास हुआ और उसने अपनी अदृश्यता कौशल को हटा दिया। युन युन के कमजोर होने के कारण उसके लिए उसकी उपस्थिति का पता लगाना लगभग असंभव था। उसे अचानक प्रकट होते देख युन युन को डर के बजाय राहत महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जियाओजी की उपस्थिति ने उसकी चिंता को दूर कर दिया। बहुत बेहतर है, आपके द्वारा छोड़ी गई गोलियों और मरहम की बदौलत। मरहम का जिक्र करते ही युन युन शर्मा गई। उसे इसे लगाने की असुविधा याद आ गई। चाहे जियाओजी उसे लगा रही हो या खुद को, स्थिति हमेशा अजीब होती थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। तो क्या तुम इतने समय से बाहर थे? नहीं, जियाओजी ने जवाब दिया, बाहर के जादुई जानवरों को हटाने और कुछ सुरक्षा व्यवस्था करने के बाद मैं अपने भंडारण को भरने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया था। युन युन ने मान लिया कि जियाओजी को जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का शौक है और उसने एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की, हालांकि बातचीत की शुरुआत करने वाला ज्यादातर युन युन ही था। तुम जादुई जानवरों के पहाड़ों पर क्यों आए? युन युन ने पूछा। जियाओजी मुस्कुराया और अपनी कलाई पर छोटे रंगीन सांप को सहलाया। मैं इस नन्हे को खिलाने के लिए पर्पल क्रिस्टल सोर्स ढूंढने आई हूँ। युन युन ने फिर जियाओजी की कलाई पर सुंदर सांप देखा, जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। रेनबो हेवन स्वेलोइंग पाइथन की सुंदरता किसी को भी आकर्षित कर सकती है, और युन युन कोई अपवाद नहीं थी। ये नन्हा भाग्यशाली है कि उसे आप जैसा मालिक मिला है, युन युन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ। पर्पल क्रिस्टल सोर्स, तुम्हारा लक्ष्य भी बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा है। जियोजे को सिर हिलाते देख युन युन उत्साहित हो गया। अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बैंगनी क्रिस्टल पाना आसान हो जाएगा। जियोजे ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। एक डू हुआंग के रूप में युन युन बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा से फिर से हारना नहीं चाहता था। चिंता मत करो, एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा और सील तोड़ दूंगा तो मैं उससे फिर से नहीं हारूंगा। वह जियोजे को आश्वस्त करना चाहती थी, लेकिन अपनी चोट के स्थान को याद करते हुए वह रुक गई। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की सील जटिल है, लेकिन मैंने देखा कि तुमने उसे घायल कर दिया है। जियोजे ने सिर हिलाया। युन युन के हमले से वह वास्तव में बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को मार सकता था अगर उसे सील नहीं किया गया होता। जियोजे की स्वीकृति देखकर युन युन मुस्कुराया। क्या तुम साथ काम करने के लिए सहमत हो? कम या ज्यादा, जियोजे ने कहा, सवाल को टालते हुए। क्या उसे बताना चाहिए कि वह बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को अकेले हरा सकता है? युन युन ने उसके जवाब को हाँ के रूप में समझा, जिससे वह खुश हो गई। उसे यकीन नहीं था कि उसकी खुशी नालान यान रैंक के लिए सामग्री प्राप्त करने या जियाओजी के साथ लड़ने में सक्षम होने के कारण थी। जैसे जैसे वे बात करते गए, उनका रिश्ता और भी करीब होता गया। युन युन ने जियाओजी से पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया, और उसने बस इतना कहा कि ये दोस्तों के बीच एक एहसान था।
रात में जियाओजी ने गुफा में एक कैंप फायर जलाया और 2 मोटे खरगोशों को भून लिया, साथ ही कुछ ताज़ी पकी हुई मछलियां भी। कुछ खाओ, जियाओजी ने कहा। युन युन ने वह परिधान पहना हुआ था जो जियाओजी ने उसे दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि एक डू हुआन के पास अपनी अंगूठी में अतिरिक्त कपड़े क्यों नहीं थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे थे। युन युन ने एक मछली ली और खाना शुरू कर दिया। जियाओजी के साथ होने पर उसे नेता जैसा महसूस नहीं हुआ, जिससे वह अधिक सहज महसूस करने लगी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि जियाओजी में उसके जैसी ही ताकत है। अगर उसे पता होता कि जियाओजे डू जोंग को भी हरा सकता है तो वह इतनी निश्चिंत नहीं होती। अक्सर किसी व्यक्ति की स्थिति में बदलाव उसके प्रति उसके रवैये को बदल देता है। जियाओजे, खरगोश कब तैयार होंगे? मछली खत्म करने के बाद युन युन ने लापरवाही से पूछा। जियाओजे ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूं। चूंकि मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं दे सकता जो तुम्हें दिलचस्प लगे, इसलिए मुझे दिलचस्पी की कोई चिंता नहीं है। जैसा कि तुमने पहले कहा था, ये दोस्तों के बीच एक एहसान है। युन युन मुस्कुराए। एक दोस्त के साथ आराम से बातचीत का आनंद लेना उसके लिए एक नया अनुभव था। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया, खरगोशों को मसाला लगाया और एक खरगोश युन युन को दिया। उसका शांत रवैया देखकर जियाओजे को भी अधिक सहज महसूस हुआ। ये रिश्ता एक सच्ची दोस्ती के करीब लगा। खाने के बाद युन युन बैंगनी क्रिस्टल की सील तोड़ने के लिए बैठ गया। जियाओजे ने अपनी ओर से आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने रसायन विज्ञान के ज्ञान की समीक्षा की, भविष्य की चुनौतियों के लिए नए नुस्खे बनाने की योजना बनाई। इस प्रकार दोनों ने स्वाभाविक रूप से गुफा को निवास के रूप में साझा किया। अध्याय 175 बैंगनी क्रिस्टल स्रोत प्राप्त करना। युन युन की उपस्थिति के कारण जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में जादुई जानवरों की गतिविधियां अधिक सक्रिय हो गईं। हालांकि इसका जियाओजे पर कोई असर नहीं पड़ा। समय समय पर वह अपने शरीर को अपनी मायावी शक्ति से ढक लेता था और औषधीय जड़ी बूटियों की खोज में निकल जाता था। मनुष्यों द्वारा शायद ही कभी खोजी गई इस भूमि में जियाओजे को कई औषधीय जड़ी बूटियां मिलीं, जिनसे वह संतुष्ट हो गया। जियाओजे ने गलती से औषधीय जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी घाटी भी खोज ली, जिससे उसे भरपूर फसल मिली। इस बीच जियाओजे के बाहर रहने के दौरान युन युन ने सील तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। गुफा में युन युन ने उस खरगोश को देखा जिसे जियाओजे ने पहले पकड़ा था। अपने हाथों के एक झटके से उसने खरगोश की गर्दन तोड़ दी। आज मैं खुद खरगोश को भूनने जा रही हूँ। मुझे जियाओजे को हमेशा ऐसा करने देने के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। युन युन को जियाओजे की तैयारी के तरीके याद आ गए। उसके उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसने अनाड़ीपन से खरगोश को तैयार किया। अब मुझे आग जलानी है। कैंप फायर को देखते हुए युन युन ने याद करने की कोशिश की कि जियाओजी ने एक दिन पहले खरगोश को कैसे भूना था। ये बहुत आसान लगता है, मैं इसे कर सकता हूँ। जल्दी ही युन युन की नाक में हल्की जली हुई गंध पहुंची, जिससे वह थोड़ी घबरा गई। ये क्यों जल गया? थोड़ी देर बाद युन युन चुपचाप आधे कच्चे आधे जले हुए खरगोश को देखने लगा। जब जियाओजी भरपूर फसल लेकर और अच्छे मूड में गुफा में लौटा तो उसने देखा कि युन युन ध्यान में बैठा है, सील तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस ध्यान कर रहा है। जिज्ञासु जियाओजी ने देखा कि पिछला खरगोश गायब हो गया था। उसने गुफा को देखा और समझ गया कि क्या हुआ था। क्या तुमने खुद खरगोश को भूनने की कोशिश की और यह गलत हो गया? जियाओजी ने अचानक कहा, जिससे युन युन, जो ध्यान कर रही थी, ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं। युन युन ने उसकी ओर देखा और जियाओजी की चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी। मैंने देखा कि तुम इसे इतना आसान बना रहे हो, इसलिए मैं कोशिश करना चाहता था, लेकिन। युन युन की बात सुनकर जियाओजी हंसे बिना नहीं रह सका। ये आसान लगता है लेकिन है नहीं का एक विशिष्ट मामला था। क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। युन युन ने दिलचस्पी भरे भाव के साथ सिर हिलाया। जियाओजी के खाना पकाने के कौशल उन्नत नहीं थे, लेकिन वह आसानी से युन युन को सिखा सकता था। दोनों ने एक साथ खाना बनाना शुरू किया, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बना। एक शक्तिशाली डू हुआन के रूप में युन युन ने जल्दी ही भूनने का कौशल सीख लिया। कुछ मछलियों के साथ कई असफल प्रयासों के बाद युन युन आखिरकार एक खाने योग्य भुनी हुई मछली तैयार करने में कामयाब रही। अपनी भुनी हुई मछली का स्वाद चखते हुए युन युन मुस्कुराए। एक सरल कार्य होने के बावजूद वह एक नई युद्ध तकनीक सीखने से ज्यादा खुश महसूस कर रही थी। वैसे जियाओजी, मुझे लगता है कि मैं कल सील तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। युन युन ने खाना खत्म करने के बाद कहा। यह बढ़िया है, इस तरह हम दोनों अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जियाओजी ने सिर हिलाया। और फिर तुम क्या करोगे? अकादमी में वापस जाओ। इस बार मैंने केवल कुछ मुद्दों को हल करने के लिए साम्राज्य में लौटने की अनुमति मांगी थी। ये सुनकर युन युन ने थोड़ी निराशा दिखाई। हालांकि वह जानती थी कि जियानान अकादमी के एक बुजुर्ग के रूप में जियाओजी,
जियामा साम्राज्य में लंबे समय तक नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्हें ये कहते हुए सुनना कि वह अपना मिशन पूरा करने के तुरंत बाद चले जाएंगे, उन्हें थोड़ा उदास महसूस हुआ। सच में? अच्छा, इससे मुझे धन्यवाद उपहार तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगली बार जब आप जियामा साम्राज्य में आएंगे तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज रखूंगा। जियाओजी को देखते हुए युन युन ने उत्साहित होकर कहा। कोई ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ एक छोटा सा उपकार था। जियाओजी ने इसे ज़्यादा महत्व दिए बिना कहा। नहीं, आपने मेरी जान बचाई। कम से कम मुझे अपना आभार प्रकट करने दो। युन युन ने जोर देकर कहा, इसके अलावा हम दोस्त हैं, है न? दोस्तों को एक दूसरे पर कुछ भी बकाया नहीं है। ठीक है। जियाओजे ने छोटे बहुरंगी सांप के सिर को सहलाया और सिर हिलाया। आखिरकार उसे यकीन नहीं था कि वह जियामा साम्राज्य में कब वापस आएगा। जियाओजे को सहमत देखकर युन युन मुस्कुराया। तो ये तय हो गया, मैं सील तोड़ दूंगा। युन युन उत्साहित, आखिरकार जियाओजे के पास उसे देखने आने या उसे खोजने जाने का एक कारण था। अगले दिन जियाओजे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। युन युन पहले से ही नए कपड़े पहन चुकी थी, कुलीन और सुरुचिपूर्ण दिख रही थी। जब युन युन ने मुड़कर जियाओजे को देखा तो उसने हल्की मुस्कान दी। चलो जियाओजे, आज मैं कल की अपनी हार का बदला लूंगा। उम्मीद है कि आज सब ठीक रहेगा। वे दोनों गुफा से बाहर निकल गए। युन युन ने जाने से पहले गुफा पर एक आखिरी नज़र डालने के लिए अपना सिर घुमाया। कुछ दिनों में कई जगहों पर उनके रहने के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह जियाओजे के साथ गुफा में रहती थी, लेकिन उपचार के पहले दिन ही रोमांटिक रंग था। लेकिन युन युन के लिए ये दिन अनोखे थे। जब से वह छोटी थी, युन युन ने कभी इस तरह से जीवन नहीं जिया था। छोटी उम्र से ही उसका जीवन हमेशा प्रशिक्षण से भरा रहा, अपने संप्रदाय की नेता बनने से पहले और उसके बाद भी। युन युन जानती थी कि वह अपनी शक्ति के साथ इन दिनों को हमेशा याद रखेगी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक नीली ऊर्जा फूट पड़ी और डूक्यूई की शक्ति के साथ युन युन की आवाज़ पहाड़ों के माध्यम से गूंज उठी। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा, मैं एक पुनर्मिलन के लिए आया हूँ। मानव, तुम अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हो। दो ऊर्जाएं, एक नीली और एक बैंगनी, टकराईं और फैल गईं। आसपास के जादुई जानवर कांप उठे, बिना हिलने की हिम्मत किए झुक गए। मायावी ऊर्जा से आच्छादित जियाओजी ने देखा कि कैसे दो ऊर्जाएं दूर जा रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युन युन इतनी दृढ़ होगी। ऐसा लगता है कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा से हार ने उसे बहुत असंतुष्ट कर दिया। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया और बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की खोह में प्रवेश किया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई, वह तेजी से गुफा से गुजरा, संरक्षक जानवरों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जल्द ही जियाओजे तीव्र गर्मी विकीर्ण करने वाले बैंगनी क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर एक सिर के आकार का बैंगनी गोला था। ये बैंगनी क्रिस्टल स्रोत है। जियाओजे ने दोनों हाथों को गोले पर रखा, इसे खींचने की कोशिश की। क्रैक! ऐसा लगता है कि याओलाओ ने जो कहा कि केवल बैंगनी क्रिस्टल ही इस गोले को तोड़ने में सक्षम है, वह पूरी तरह से सच नहीं था। पर्याप्त बल के साथ किसी भी प्रतिबंध को दूर किया जा सकता है। गोले को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित करते हुए जियाओजे ने बैंगनी क्रिस्टल की खोज शुरू की, जो छोटे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के पास होना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक धारणा के अनुसार जियाओजे ने छोटे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को पाया। धमाका! उसने उसे बेहोश कर दिया और पास में एक नुकीला, अनियमित बैंगनी पत्थर पाया। बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त करना अपेक्षा से अधिक आसान था। बैंगनी क्रिस्टल स्रोत और बैंगनी क्रिस्टल को हाथ में लेकर जियाओजी ने युन युन को सूचित किया कि उसे जाने का समय हो गया है। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई जल्द ही अराजकता में गिर जाएगी। झरने के पास एक आभारी युन युन ने जियाओजी के हाथों से बैंगनी क्रिस्टल ले लिया। जियाओजी, धन्यवाद। आपने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि आपने मुझे बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त करने में भी मदद की। चिंता मत करो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरे पास एक उपहार होगा जो आपको संतुष्ट करेगा। तो मैं इसका इंतजार करूंगा। जियाओजी मुस्कुराया। ठीक है, मैं चला गया। युन युन ने जियाओजी की आकृति को दूर गायब होते देखा, अपनी मुट्ठियों को थोड़ा सा भींचते हुए, यह नहीं जानते हुए कि वे फिर कब मिलेंगे। अध्याय 176, आंतरिक प्रांगण के एल्डर पर घात। इस बार जियाओजे ने जियानान अकादमी में लौटने के लिए एक अलग रास्ता चुना। वह कई शहरों से गुजरा जहां वह पहले कभी नहीं गया था, ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सके जिसके साथ वह संबंध बना सके। हालांकि महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में महान प्रतिभाओं का स्थान होने के बावजूद जियाओजे को कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जोंगजोऊ जाने से पहले मुझे अपनी ताकत में और सुधार करना होगा। हर 30 साल में होने वाले डेंटियन उत्सव के लिए अभी भी कई साल बाकी हैं। मैं जोंगजोऊ जाने के लिए इसके होने का इंतजार नहीं कर सकता।
मुझे आश्चर्य है कि क्या जियानान अकादमी के कीमिया अनुभाग में छात्रों को डैनटॉवर में अध्ययन करने की सिफारिश करने की क्षमता है। अगर मैं सीधे डैनटॉवर जाने के लिए कीमिया अनुभाग की सिफारिश का लाभ उठा सकता हूं, तो इससे बहुत परेशानी से बचा जा सकेगा। जियाओजे ने आंतरिक प्रांगण में लौटने पर कीमिया अनुभाग के एल्डर हो से पूछने की योजना बनाई। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, जियोजे ने सांप के समान एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर की उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत उसकी ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, रेनबो स्नैक के दबाव ने जानवर को झुकने पर मजबूर कर दिया। फिर ग्रीन स्नैक थरी फ्लावर आइस कौशल ने उसे नियंत्रित किया। वाह, समान स्तर के जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की यह क्षमता प्रभावशाली है। भले ही यह डूजोंग स्तर का जादुई जानवर हो, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं और आसानी से अनुबंध कर सकता हूं। जियोजे को लगा कि सांप प्रकार के जादुई जानवरों के खिलाफ उसकी क्षमताएं बेहद प्रभावी थीं। जादुई जानवर से निपटने के बाद जियोजे ने पास में आराम करने का फैसला किया। उसने बैंगनी रंग का गोला निकाला, साथ ही बैंगनी क्रिस्टल को संसाधित करने की योजना बनाई। उसने अपनी हथेली में हल्की गर्मी महसूस की और थोड़ा बल लगाया। एक दरार के साथ बैंगनी रंग का गोला टूट गया। गोले के अंदर मौजूद साथी बैंगनी रंग का क्रिस्टल उस जेड बॉक्स में गिर गया जिसे जियोजे ने तैयार किया था। छोटा इंद्रधनुषी सांप जो जियाओजी की कलाई पर सो रहा था, उसने साथी वायलेट क्रिस्टल की उपस्थिति का पता लगा लिया। वह थोड़ा हिल गया और अपनी आंखें खोली, क्रिस्टल को देखकर चमक उठा। लेकिन उस पर झपटने के बजाय उसने जियाओजी के हाथ को रगड़ा और धीरे से उसका हाथ चाटा। हा, छोटे पेटू, तुम हमेशा तब जागते हो जब खाने के लिए कुछ होता है। आगे बढ़ो, ये तुम्हारे लिए है। जियाओजी ने छोटे सांप के सामने बैंगनी रंग के गोले के टुकड़े रखे। सांप ने टुकड़ों को चाटा और जियाओजी के हाथ को भी साफ किया। अपनी हथेली पर अजीब सी सनसनी महसूस करते हुए जियाओजी मुस्कुराया और सांप के सिर को सहलाया। साथ ही वायलेट क्रिस्टल का थोड़ा सा हिस्सा पीने के बाद सांप जियाओजी की कलाई पर वापस लिपट गया और सो गया। ये छोटा सा बच्चा वाकई बहुत सोता है। जियाओजी ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि सांप छोटा होने के कारण ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सोने की जरूरत है। कुछ दिनों में हम ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। हॉल ऑफ सोल्स के संरक्षक से निपटने के बाद मुझे आश्चर्य है कि हॉल ऑफ सोल्स क्या करेगा। हॉल ऑफ सोल्स के संरक्षक पृथ्वी, आकाश और मानव स्तरों में विभाजित हैं। मैंने जिस व्यक्ति से निपटा वह सबसे निचले मानव स्तर पर था। भले ही वे बहुत हंगामा करें, उन्हें हॉल ऑफ सोल्स के आदरणीय बुजुर्ग को नहीं भेजना चाहिए, है ना? जियाओजे ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, ये सोचकर कि वे शायद जांच करने के लिए और संरक्षक भेजेंगे। कुछ दिनों में जियाओजे ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश किया, एक मुस्कान के साथ परिचित इलाके को पहचानते हुए। लेकिन इस बार उसका संसाधनों की खोज करने का कोई इरादा नहीं था। स्नैक एम्पायर और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में उसके अनुभवों ने औषधीय जड़ी बूटियों के उसके भंडार में काफी वृद्धि की थी। उसे अल्पावधि में संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अचानक जियाओजे ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे दूर से एक लड़ाई का आभास हुआ। एक लड़ाका उसे परिचित लगा। ... घने जंगल में ड्रामा। एल्डर लिन, आपने मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के लिए काफी कुछ किया है। हम दुश्मन को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देंगे और आपको पहले जाना होगा। जियोली ने एल्डर लिन से एक भयंकर मुस्कान के साथ बात की, जैसे कि एक कोने में फंसे भेड़िए ने कहा हो। हा, बूढ़े आदमी को कम मत आंको। मैंने जियोजे से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा आंतरिक प्रांगण के सुदृढ़ीकरण उनके रास्ते पर हैं। एल्डर लिन ने आश्वस्त होकर मुस्कुराया। हा, मुझे नहीं लगता कि सुदृढ़ीकरण आएगा। एक भयावह हंसी गूंजी, उसके बाद हवा की आवाज आई। एल्डर लिन ने दो शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया और उनका चेहरा काला पड़ गया। आंतरिक प्रांगण में अराजकता के बाद जियानान अकादमी ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने बुजुर्गों को संगठित किया था। हान फैंग के नेतृत्व में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की सेनाओं ने जियानान अकादमी का विरोध करने के लिए ब्लैक कॉर्नर अलायंस का गठन किया। पिछले महीने दर्जनों लड़ाइयां हुईं, जिनमें से कुछ डुवांग और डुहुआंग स्तरों के बीच थीं। आज एल्डर लिन मोटाई भाड़े के समूह को जियानान शहर वापस ले जा रहे थे। अप्रत्याशित रूप से ब्लैक कॉर्नर अलायंस ने उन्हें खोज लिया और उन पर घात लगाने के लिए दो मजबूत डुवांग को भेजा। एक लड़ाई के बाद एल्डर लिन समूह को जंगल में ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन दुश्मन शार्क की तरह खून की गंध सूंघते हुए करीब से पीछा कर रहे थे। हाँ, क्या दो डुवांग सोचते हैं कि वे हमें पकड़ सकते हैं? एल्डर लिन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए जियोली के साथ अपने पास मौजूद एक्सट्रीम यांग पिल पर चर्चा की। एक्सट्रीम यांग पिल आंतरिक प्रांगण की अराजकता में बेहद उपयोगी साबित हुई थी। गोली के साथ एल्डर लिन को दो डुवांग को हराने का भरोसा था। क्या होगा अगर यह संप्रदाय गुरु शामिल हो जाए? अचानक एक खून से लथपथ आकृति दिखाई दी, जिससे हवा में खून की तेज गंध भर गई।
एल्डर लिन का चेहरा काला पड़ गया। रक्त संप्रदाय गुरु फैन लाओ एक सच्चा डू हुआंग दो डू वांग के साथ एक घातक संयोजन था, यहाँ तक कि गोली के साथ भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा भाड़े का समूह इतना मूल्यवान होगा कि एक आंतरिक प्रांगण का बुजुर्ग उनका अनुरक्षण करेगा। हमने एक बड़ी मछली पकड़ी है। फैन लाओ ने एल्डर लिन और शियाओली को देखते हुए भयावह रूप से मुस्कुराया। युद्ध आसन था। फैन लाओ ने आराम से देखा, क्योंकि एल्डर लिन ने डू वांग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने स्तर के दो दुश्मनों से लड़ते हुए एल्डर लिन नुकसान में थे, खासकर जब एक डू हुआंग छिपा हुआ था। बूढ़े आदमी को मत मारो, अगर वह मर गया है तो उसका खून प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फैन लाओ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हालांकि वह मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्द डरावने थे। शियाओली ने असहाय होकर अपने हथियार को पकड़ते हुए देखा। फैन लाओ ने शियाओली के पास जाकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम कौन हो। अध्याय 177 गिरे हुए हृदय की ज्वाला द्वारा जियो यान को निगल लिया गया। जियो ली ने फैन लाओ को देखा, जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। हालांकि उसने एक कोने में फंसे भेड़िए की तरह जरा सा भी डर नहीं दिखाया। बिजली की विशेषता वाली युद्ध ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी, जो उसके भाले में केंद्रित हो गई और एक चमकदार चमक उत्सर्जित कर रही थी। हालांकि यह प्रभावशाली लग रहा था, फैन लाओ ने केवल उपहास किया और लापरवाही से एक उंगली आगे बढ़ा दी। झनझनाहट। उंगली ठीक भाले की नोक पर रुक गई, और चाहे जियोली ने कितना भी प्रयास किया हो, वह उंगली पर लाल रोशनी की पतली परत को भेद नहीं सका। एक जुगनू की रोशनी, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, कोई उम्मीद नहीं रखती। फैन लाओ ने भाले की नोक पकड़ी और उसे दूर खींच लिया। फुसफुसाहट। फैन लाओ ने भाले को जियोली की गर्दन पर तान दिया। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। आंतरिक अकादमी के किसी बुजुर्ग द्वारा व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा साथ देने के लिए तुम कोई असाधारण व्यक्ति हो, है न? फैन लाओ इसे जल्दी से हल नहीं करना चाहता था। इस युवक की कुछ हैसियत थी। अगर वह आंतरिक अकादमी के किसी बुजुर्ग को आकर्षित कर सकता है, तो शायद वह और लोगों को आकर्षित कर सकता है। एक बुजुर्ग को मारना उसके लिए पर्याप्त नहीं था, वह कुछ और लोगों को लुभाना चाहता था। बकवास, बूढ़े कुत्ते, तुम युवा गुरु का नाम जानने के भी लायक नहीं हो, जियाओ ली ने उग्र भाव से कहा। चूंकि वह दुश्मन के हाथों में था, इसलिए वह उसे जितना हो सके उतना अपमानित कर सकता था, क्योंकि उसके पास दूसरा मौका नहीं था। फैन लाओ का चेहरा थोड़ा सा फड़क उठा और उसकी छाती हिंसक रूप से धड़क उठी। अपने संप्रदाय का गुरु बनने के बाद से उसे इस तरह से अपमानित नहीं किया गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए तुम अपना रहस्य कब्र में ले जाओगे। फैन लाओ ने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, युवक की गर्दन में छेद करने के लिए तैयार। तभी दूर से हवा में किसी चीज के कटने की तेज आवाज आई। फैन लाओ को एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ और उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करते हुए भाले को एक तरफ फेंक दिया। खटखट, एक स्पष्ट आवाज गूंजी और फैन लाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। जो भाले से टकराया वह पानी की एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं था। अगले ही पल एक लबादा पहने हुए व्यक्ति जियाओली के सामने प्रकट हुआ। उस परिचित उपस्थिति को महसूस करते हुए जियाओली ने अविश्वास में जियाओ जे की पीठ की ओर देखा। तुम आखिरकार लौट आए, देर से आने के लिए क्षमा करें, पहले मुझे दुश्मनों से निपटने दो, जियाओ जे ने क्षमा याचना भरे लहजे में कहा और फिर फैन लाओ की ओर देखा। क्या तुम उसके बैकअप हो? फैन लाओ ने कुछ असहज महसूस करते हुए पूछा। ये रहस्यमय आदमी स्पष्ट रूप से उस युवक से संबंधित था जिसने उसका अपमान किया था। मरने के लिए नियत व्यक्ति को इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। फैन लाओ प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले ही जियो जे उसके सामने प्रकट हो गया, जिससे फैन लाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या भयानक गति, युद्ध ऊर्जा का कोई निशान नहीं, क्या ये सिर्फ शारीरिक शक्ति थी? फैन लाओ के विचार समाप्त होने से पहले ही जियो जे की मुट्ठी उस पर पड़ चुकी थी। धमाका, इस अजेय शक्ति का सामना करते ही फैन लाओ की युद्ध ऊर्जा सुरक्षा चरमरा गई। जियो जे के प्रहार से फैन लाओ का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। रक्त संप्रदाय के शिष्यों की स्तब्ध निगाहों के नीचे फैन लाओ का शरीर फट गया, जिससे मांस और खून हर जगह बिखर गया। गल्प, एक संप्रदाय के शिष्य ने पास के पेड़ में खून से सना छेद देखकर गहरी सांस ली। क्या वह मास्टर फैन लाओ का टुकड़ा नहीं था? इस अविश्वसनीय दृश्य ने उनकी समझ को तोड़ दिया। एक शक्तिशाली डू हुआंग युद्ध सम्राट एक ही वार से चकनाचूर हो गया। फैन लाओ को मारने के बाद जियाओ जे ने तेजी से आगे बढ़कर एल्डर लिन पर हमला करने वाले दो डू वांग युद्ध राजाओं को मार डाला। एल्डर लिन जियाओ जे को देखकर दंग रह गया। हालांकि उसे पता था कि लबादे के नीचे जियाओ जे ही था, फिर भी वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? एक डू हुआंग को मारने के लिए एक ही वार। जियो जे की वृद्धि अविश्वसनीय रूप से चिंताजनक थी। एल्डर लिन को लगा कि उसका गला सूख रहा है, मानो वह किसी प्राचीन जानवर के सामने खड़ा हो, एक ऐसा जानवर जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है।
अपने सबसे अच्छे लड़ाकों के तेजी से खत्म होने से रक्त संप्रदाय के शिष्य घबरा गए। उन्होंने हताश होकर भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही जमीन पर गिर पड़े, मर गए। सब कुछ हल हो गया है। एल्डर लिन और समूह के सदस्यों ने चौंक कर चारों ओर देखा। क्या ये वही दुश्मन थे जिन्होंने उन्हें घेर लिया था? वे इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था कि दुश्मन कमजोर थे, बल्कि उनका प्रतिद्वंद्वी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। यह महसूस करते हुए उन्होंने जियो जे को अलग तरह से देखा। समूह के सदस्य जियो कबीले से होने के कारण जियो जे की ताकत के बारे में जानते थे और कैसे उसने कबीले को मजबूत किया था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चौंकाने वाला था। एल्डर लिन, क्या हुआ? रक्त संप्रदाय ने आप पर हमला क्यों किया? जियो जे ने एल्डर लिन को होश में लाते हुए पूछा। जानी पहचानी आवाज सुनकर एल्डर शांत हो गया। यह एक लंबी कहानी है, हमें जियानान शहर लौटना होगा। और भी परेशानी हो सकती है। जियो जे ने सिर हिलाया, कुछ औषधीय गोलियां निकालीं और उन्हें समूह को सौंप दिया। ये गोलियां कारगर हैं, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। समूह के चले जाने के बाद ब्लैक एलायंस के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। विनाश का दृश्य देखकर उन्हें ठंड लग गई। इन लोगों को इतनी भयानक स्थिति में छोड़ने के लिए क्या हुआ था? रक्त संप्रदाय के केवल निम्न स्तरीय शिष्यों की लाशें क्यों थीं? उच्च रैंक वाले कहाँ थे? निरीक्षण के बाद उन्होंने अवशेषों में कुछ असामान्य देखा। ब्लैक एलायंस के सदस्यों ने जो भी बताया, जियो जे ने खुद को संभाला और एल्डर लिन के साथ अकादमी में लौट आया। ये बहुत गंभीर है। महान एल्डर ने आदेश दिया कि यदि आप वापस लौटते हैं तो आपको तुरंत उनके पास लाया जाना चाहिए। क्यूई रिफाइनिंग टावर में सीलबंद फॉलन हॉट फ्लेम ने सील तोड़ दी है। ये सुनकर जियाओजे ने भौहें सिकोड़ लीं। फॉलन हॉट फ्लेम का मुक्त होना अप्रत्याशित था। क्या नुकसान बहुत ज्यादा है? स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। एल्डर लिन ने हिचकिचाते हुए और कुछ नहीं कहा। महान एल्डर विवरण समझाएंगे। महान एल्डर जल्दी से पहुंचे। एल्डर लिन की बात सुनकर उन्होंने जियाओजे को सिर हिलाया और एल्डर लिन को ठीक होने का निर्देश दिया। जियाओजे, फॉलन हॉट फ्लेम के विद्रोह के दौरान आपके भाई जियाओयान को खा लिया गया था। महान एल्डर ने जियाओजे को अफसोस के साथ बताया। क्या? अध्याय 178 इनर अकेडमी ड्रामा में परिवर्तनों की उत्पत्ति। महान बुजुर्ग की बातें सुनकर जियाओजे दंग रह गया। मूल घटनाक्रम के अनुसार जियाओयान का गिरे हुए हृदय की लौ द्वारा भस्म होना संभव था, लेकिन अब ब्लू अर्थ हॉट फ्लेम लोड्स को अवशोषित किए बिना या पर्याप्त शक्ति प्राप्त किए बिना वह गिरे हुए हृदय की लौ का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? सिर दर्द से कराहते हुए जियाओजे ने अपनी कनपटी रगड़ी। कृपया महान बुजुर्ग, विवरण स्पष्ट करें। महान बुजुर्ग ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि जियाओजे ने भावनात्मक नियंत्रण नहीं खोया। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब गिरे हुए हृदय की लौ ने सील तोड़ी। सुनने के बाद जियाओजे थोड़ा शांत हुआ। कम से कम जियाओयान को पूरी तरह से गिरे हुए हृदय की लौ द्वारा भस्म नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो सील खोलना और भूमिगत दुनिया में जियाओयान की तलाश करना व्यर्थ होता, उसका कोई निशान नहीं बचा होता। ग्रेट एल्डर के अनुसार जब फॉलन हॉट फ्लेम ने सील तोड़ी तो आंतरिक अकादमी ने छात्रों को तितर बितर करने और लॉ को फिर से सील करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम की उपस्थिति ने हान फेंग, मेडिसिन सम्राट और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया। जियोजे द्वारा प्रदान किए गए अमृत की बदौलत जियानान अकादमी की ताकत पहले से कहीं अधिक थी, जिससे अतिरिक्त ताकत के रूप में जियो एक्सियन जुड़ गया। जब अन्य व्यस्त थे तब केवल गोल्डन और सिल्वर एल्डर ही हान फेंग के साथ रह गए थे। ग्रेट एल्डर को कुछ समय के लिए एल्डर द्वारा रोक दिया गया, जबकि हान फेंग सीधे फॉलन हॉट फ्लेम की ओर बढ़ गया। खतरे को भांपते हुए ग्रेट एल्डर ने 3 विस्फोटक सूर्य की गोलियां विस्फोटित की, जिससे हान फेंग लगभग मर गया। विस्फोट ने फॉलन हॉट फ्लेम के सार को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। 3 गोलियों ने युद्ध के परिणाम को निर्धारित किया। बाहरी अकादमी से सुदृढ़ीकरण के आगमन के साथ स्थिति जियानान के पक्ष में झुक गई। उपाध्यक्ष हुगन पोजोंग डैंग की गोली की मदद से डोजोंग श्रेणी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए बंद रिट्रीट में थे। हुगन के अलावा बाहरी अकादमी में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ भी थे। अभिभूत महसूस करते हुए गोल्डन और सिल्वर एल्डर्स हान फेंग के साथ भाग गए। ग्रेट एल्डर ने आंतरिक मामलों को प्राथमिकता देते हुए आक्रमणकारियों को जाने दिया। वह जानता था कि वे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उसके प्रभाव से बच नहीं सकते थे और उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। फॉलन हॉट फ्लेम के लिए नई सील तैयार करते समय जियोयान अचानक सीलिंग क्षेत्र के भीतर दिखाई दिया, जो एक अजीबोगरीब ठंडी सफेद लौ से ढका हुआ था। इस लौ ने फॉलन हॉट फ्लेम को उत्तेजित किया, जिसने जल्दी से जियोयान को भस्म कर दिया। जियोयान को भस्म कर दिया गया, लेकिन ग्रेट एल्डर और अन्य लोग फॉलन हॉट फ्लेम को फिर से सील करने में कामयाब रहे। जियोजे, आंतरिक अकादमी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हमने सील करने से पहले ठीक से जांच की होती तो जियोयान फंस नहीं जाता। ग्रेट एल्डर ने माफी मांगी।
हालांकि जियाओजे समझ गया कि यह अकादमी की गलती नहीं थी, बल्कि जियाओ यान ने खुद ही यह कदम उठाया था। जियाओ यान की स्थिति के बारे में चिंतित जियाओजे ने निरीक्षण के लिए महान एल्डर से सील खोलने के लिए कहा। महान एल्डर अनिच्छुक होने के बावजूद सहमत हो गए और जियाओजे को खतरों के बारे में चेतावनी दी। जियाओजे सीलबंद क्षेत्र में पहुंचने पर जियाओ यिक्सियन और जियान को किंगलिन के साथ पाया। जियाओ यिक्सियन ने माफी मांगते हुए उसे जियाओ यान के बारे में बताया। मुझे पता है, मैं नीचे जाकर देखने वाला हूँ। जियाओजे टॉवर के आधार की ओर बढ़ा, जहां महान एल्डर ने सील खोली, जिससे उसे अंदर जाने की अनुमति मिली। एक चिलचिलाती गर्मी ने उसका स्वागत किया, लेकिन जियाओजे ने अपनी जल विशेषता ऊर्जा की बदौलत इसे सहन किया। आगे बढ़ते हुए उसने जियाओ यान के साथ विशाल अग्नि सर्प को पाया, जो सफ़ेद लपटों से सुरक्षित था। जियाओ यान अभी के लिए सुरक्षित था, लेकिन जियाओजे जानता था कि उसे अपने भाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गिरे हुए हृदय की लौ को कमजोर करना होगा। दृढ़ निश्चय जियोजी ने ज्वाला की ऊर्जा को खत्म करना शुरू कर दिया, जबकि अग्नि सर्प असहाय होकर दहाड़ने लगा, उसे रोकने में असमर्थ। अध्याय 179 सब कुछ तैयार। न्याय की तैयारी। गिरे हुए हृदय की ज्वाला के शरीर के अंदर जियाओजे गहरे नीले रंग की ऊर्जा की आभा से ढका हुआ था, जो गिरे हुए हृदय की ज्वाला की चिलचिलाती गर्मी का प्रतिरोध कर रहा था। जहां तक गिरे हुए हृदय की ज्वाला के तथाकथित हृदय ज्वाला हमले की बात है, तो इसका जियाओजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गिरे हुए हृदय की ज्वाला की ऊर्जा जियाओजे के शरीर के भीतर हृदय ज्वाला नहीं बना सकी, क्योंकि यह स्रोत वृक्ष द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी, चाहे कितनी भी मात्रा आए। और ज्वालाओं का सरल जलना जियाओजे के अनंत महासागर की शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गया। स्रोत वृक्ष के वर्तमान व्यास और ऊंचाई के साथ ये जितनी युद्ध ऊर्जा संग्रहित कर सकता था, वह बहुत बड़ी थी। इसके अलावा स्रोत वृक्ष पूरक के रूप में शून्य स्थान से युद्ध ऊर्जा भी खींच सकता था। इसलिए युद्ध ऊर्जा की भारी खपत भी जियाओजे की ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकी। फॉलन हॉट फ्लेम के दो मुख्य हमलों का जियोजे द्वारा पूरी तरह से मुकाबला किया जा रहा था, इसलिए वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि जियोजे उसके भीतर आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा शून्य में लंगर डाले एक पीली जड़ लगातार अपनी ऊर्जा निकाल रही थी, जिससे फॉलन हॉट फ्लेम क्रोधित हो रही थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। शुरुआती बुद्धिमत्ता के साथ उसे एक अवर्णनीय अपमान महसूस हुआ। जियोजे ने जियोयान के पास जाकर करीब से महसूस करते हुए पुष्टि की कि मास्टर याओ गहरी नींद में सो गए थे। उनकी आत्मा की आखिरी ताकतें सफ़ेद लपटों को बनाए रख रही थीं। जियोयान की स्थिति भी काफ़ी अजीब थी। वह एक सपने में लग रहा था, लेकिन उसका शरीर पर्यावरण के अनुकूल हो रहा था। मूल कहानी को याद करते हुए, जहां जियोयान को भूमिगत दुनिया में घसीटा गया था और सभी तरीकों के समाप्त होने के बावजूद चमत्कारिक रूप से बच गया था, जियोजे ने भौहें सिकुड़ी। उसे याद आया कि कैसे जियोयान फॉलन हॉट फ्लेम की लपटों से बच निकला था। ऐसा लगता था कि यह ब्लू हॉट फ्लेम लोड से पैदा हुए कमल के मंच की बदौलत था, जो पिघल गया और एक तरल बन गया, जिसने अन्य गोलियों और जड़ी बूटियों को अवशोषित कर लिया, जिससे एक मिश्रण बना जिसने उसे जीवित रखा। ये सब याद करने के बाद जियाओजे ने अपना सिर खुजलाया, ये सोचकर कि वह उस स्थिति को कैसे फिर से बना सकता है जो असंभव लग रहा था। जियाओयान अविश्वसनीय भाग्य और भाग्य द्वारा चुने गए चमत्कारों की बदौलत बच गया। संघर्ष पैदा किए बिना और जियाओयान के शरीर को पोषण देने वाली विभिन्न गोलियों और जड़ी बूटियों का मिश्रण एक सच्चा चमत्कार था। जियाओजे ने अपने मंदिरों को रगड़ा, यह महसूस करते हुए कि कीमिया में उनके ज्ञान को बहुत चुनौती दी जा रही थी। स्रोत वृक्ष की सुनहरी जड़ ने हड्डी को ठंडा करने वाली लौ की रक्षा को तोड़ दिया, जिससे जियाओजे को जियाओयान के शरीर के अंदर की जांच करने की अनुमति मिली। पृथ्वी आत्मा की गोली के निशान हैं। कम से कम वह पूरी तरह से लापरवाह नहीं था, उसके पास कुछ तैयारी थी। एक पल रुको, जियाओजे ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसने जियाओयान के शरीर के भीतर पृथ्वी आत्मा की गोली से अलग एक औषधीय ऊर्जा की खोज की थी, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली। यह ऊर्जा जियाओयान के शरीर को बदल रही थी, जो इस बल की बदौलत पर्यावरण के अनुकूल हो रहा था। तो जियाओयान ने एक अज्ञात गोली ली जो विदेशी लपटों के प्रति उसके प्रतिरोध को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। ये गोली बहुत शक्तिशाली है, ये कम से कम 7वें स्तर से ऊपर होनी चाहिए। ये है। जियाओजी अपनी जांच के बाद दंग रह गया। मूल कहानी के भाग्य के बिना भी जियाओयान ने अविश्वसनीय भाग्य प्राप्त किया था। उसे एक गोली भी मिली जिसने विशेष रूप से विदेशी लपटों के प्रति उसके प्रतिरोध को बढ़ाया। पृथ्वी आत्मा की गोली और इस अज्ञात गोली के साथ जियाओयान का शरीर पर्यावरण के साथ एक विशेष संतुलन पर पहुंच गया है। समय के साथ जियाओयान मूल कहानी की तरह ही फॉलन हॉट फ्लेम का मुकाबला करने के लिए उसी प्रतिरोध और क्षमता को विकसित कर सकता था। कितना अविश्वसनीय। यह महसूस करते हुए जियाओजे ने गोल्डन रूट के साथ फॉलन हॉट फ्लेम की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। वह उस संतुलन को तोड़ना नहीं चाहता था जिसे जियाओयान ने इतने प्रयास से हासिल किया था। जियाओजे थोड़ी देर और रुका, जियाओयान की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए।
जैसा कि उसने सोचा था, जियाओ यान का शरीर जल्दी से फॉल हॉट फ्लेम के अनुकूल हो रहा था। उसे पूरी तरह से अनुकूल होने के लिए बस समय चाहिए और फिर शिकारी शिकार संबंध उलझ जाएगा। नाटक जियाओजे ने राहत की सांस ली। वह खुश था कि जियाओ यान सुरक्षित था। अगर वह अज्ञात गोली नहीं होती तो जियाओजे को जियाओ यान को भूमिगत दुनिया से बचाना पड़ता, जिससे वह यह अवसर खो देता। क्या अविश्वसनीय भाग्य है, ये सोचकर जियाओजे ने फॉल हॉट फ्लेम के शरीर को छोड़ दिया। उसे देखकर चले जाने पर फॉल हॉट फ्लेम की आंखों में आश्चर्यजनक रूप से मानवीय राहत दिखी। अब जाने का समय हो गया है, मैंने लगभग संतुलन बिगाड़ दिया है। अगर मैं और देर तक रुका तो मैं जियाओ यान के अवसर को प्रभावित कर सकता हूं। टॉवर के तल पर वापस आकर जियाओजी ने ग्रेट एल्डर को जियाओ यान की स्थिति के बारे में बताया। तो आपके अनुसार जियाओ यान न केवल जीवित है बल्कि उसे एक अवसर भी मिल गया है। क्या ये संभव है कि वह फॉल हॉट फ्लेम के लिए एक विशेष प्रतिरोध विकसित कर लेगा? उसे अभी बाहर निकालने से वह अवसर बर्बाद हो सकता है। ग्रेट एल्डर हैरान था। जियाओजी को सिर हिलाते हुए देखकर ग्रेट एल्डर ने राहत की सांस ली और टिप्पणी की। लड़के, पहले मुझे लगा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे जितना राक्षसी नहीं है, लेकिन अब लगता है कि वह भी एक विशेष राक्षस है। ग्रेट एल्डर ने मजाक किया, लेकिन मेरा तीसरा भाई अभी तक नहीं जागा है। चिंता मत करो लड़के, अगर तुम्हारा भाई जाग गया, भले ही सील फिर से टूट जाए, मैं उसे बचाने के लिए अंदर जाऊंगा। महान बुजुर्ग ने गंभीरता से बात की और अन्य बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उन्हें जियोजे के भाई की अच्छी तरह से देखभाल न करने के लिए दोषी महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान लगभग चली गई। अब उनके पास इसकी भरपाई करने का मौका था और वे पूरी ताकत से ऐसा करेंगे। सभी बुजुर्गों को धन्यवाद। जियोजे ने गहराई से सिर झुकाया, लेकिन अगर ये थोड़े समय के लिए ही है तो आपको परेशान करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये सच है, आपकी ताकत हमसे ज्यादा है। एक बुजुर्ग हंसा, जियोजे की ताकत को मापने में असमर्थ। भूमिगत दुनिया में प्रवेश करना और बिना किसी चोट के वापस लौटना, यहाँ तक कि महान अग्नि सर्प भी उसे संभाल नहीं सका। उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। बेटा, चूंकि तुम वापस आ गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो जिया नान अकादमी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करे। महान बुजुर्ग ने अचानक कहा, जियोजे को आश्चर्यचकित करते हुए। उसे एल्डर लिन पर ब्लैक कबीले द्वारा हमला किए जाने की घटना याद आ गई। महान बुजुर्ग, क्या आपका मतलब ब्लैक कबीले के हमलावरों से निपटना है? हाँ, आपकी मदद से कोई भी बच नहीं पाएगा। समझ गया महान बुजुर्ग, अकादमी के एक बुजुर्ग के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। हाँ, चिंता मत करो, आपकी गोलियों के बिना हम इस संकट से उबर नहीं पाते। महान बुजुर्ग मुस्कुराए और सांत्वना दी, भले ही आप यहाँ नहीं थे, लेकिन आपका योगदान बहुत बड़ा था। फिर जब सामग्री होगी तो मैं और अधिक सूर्य की गोलियां बनाऊंगा। अच्छा, महान बुजुर्ग ने उसे कंधे पर थपथपाते हुए हंसा। अध्याय 180, सेनाएं एकत्रित करना। साथ साथ लेकिन अलग अलग। जियाओजे मूल रूप से ब्लैक एलायंस पर एक आश्चर्यजनक हमला करना चाहता था ताकि उन्हें चौंका दिया जा सके। हालांकि ग्रेट एल्डर ने सोचा कि लापरवाह न होना बेहतर है और अकादमी की शक्तिशाली सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। फिर एक निर्णायक प्रहार में ब्लैक एलायंस को नष्ट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था कि उपाध्यक्ष हु कियान कुछ समय से डू जोंग स्तर तक पहुंचने की कोशिश में एकांत में थे। अगर वे हु कियान के एकांत से बाहर आने तक प्रतीक्षा करने में कामयाब रहे, चाहे वह डू जोंग तक पहुंचे या नहीं, वह अभी भी एक बड़ी ताकत होगी। जियाओजे को ग्रेट एल्डर की व्यवस्थाओं पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने इस समय का लाभ जियाओ यिक्सियन और किंग लिन के साथ फिर से जुड़ने के लिए उठाया। वह इस अवधि के दौरान उनके प्रशिक्षण के परिणामों का आकलन करना चाहता था। सबसे पहले जियाओ यिक्सियन। अकादमी के अंदर अराजकता के दौरान जियाओ यिक्सियन ने अपनी विपत्ति जहर शरीर को उजागर किया, अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने लगातार कई शक्तिशाली डू वांग को मार डाला, जिससे ब्लैक एलायंस को उसे रोकने के लिए एक मजबूत डू वांग भेजने पर मजबूर होना पड़ा। हर बार जब आपदा जहर शरीर को मुक्त किया जाता है तो वह पूरी तरह से नियंत्रण खोने के एक कदम और करीब पहुंच जाती है। इसलिए जियोजे ने इस बार जियो यिक्सियन के साथ जहर की शक्ति को गहरा करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे उसकी जहर शक्ति को अवशोषित कर लिया। उसने जियो यिक्सियन के जहर शरीर को उसके विस्फोट से पहले की स्थिति में रीसेट कर दिया। यही कारण है कि जियोजे ने जियो यिक्सियन के जहर शरीर की समस्या को हल करने में जल्दबाजी नहीं की। जब तक जियोजे के पास एक सही आपदा जहर शरीर है, वह सुनिश्चित कर सकता है कि जियो यिक्सियन का नियंत्रण से बाहर न हो। हालांकि ये केवल एक अस्थायी समाधान है। भविष्य में जब जियोजे अपने आपदा जहर शरीर में सुधार करेगा तो वह जियो यिक्सियन के छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से हल करने में सक्षम होगा। इस जहर शक्ति को अवशोषित करने के बाद जियोजे का मूल वृक्ष भी थोड़ा फैल गया। इससे अन्य कौशलों के अलावा ऊर्जा को संग्रहित करने, ऊर्जा को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता में सुधार हुआ।
इसके बाद किंग लिन था। जब से उसने ग्रीन स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स को सक्रिय किया है, वह बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि जियाओजे अकादमी में नहीं रहा है, लेकिन जियाओ यिक्सियन को ग्रीन स्नैक थरी फ्लावर प्यूपिल्स की शक्ति के बारे में पता है। वह अक्सर जादुई सांप जानवरों को पकड़ने के लिए किंग लिन को गहरे पहाड़ों पर ले जाती है। हालांकि उसके पास जियाओजे का सही नियंत्रण नहीं है, लेकिन वह किंग लिन की वृद्धि सुनिश्चित करती है। किंग लिन, आपने बहुत अच्छी प्रगति की है। अगर तुम इसी तरह बढ़ते रहे तो तुम जल्द ही मेरी बहुत मदद कर पाओगे। जियोजे ने किंग लिन के छोटे से सिर को थपथपाया, मुस्कुराते हुए बोलते हुए। किंग लिन ने एक संतुष्ट भाव दिखाया, पल का आनंद लेते हुए। इस छोटे से तुम्हारी एक तारीफ मेरे द्वारा की गई 10 तारीफों से ज्यादा प्रभावी है, जियो यिक्सियन ने थोड़े से त्यागपत्र के साथ कहा। ये सुनकर किंग लिन शर्मा गई और धीरे से बोली, क्योंकि यह युवा मास्टर की मान्यता है, यह मुझे बहुत खुश करता है। बहन जियो यिक्सियन, मैं नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जियो यिक्सियन ने किंग लिन के भाव देखकर जल्दी से जवाब दिया। अन्यथा ये छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देगा। वैसे जी यान कहाँ है? जियोजे ने जियो यिक्सियन और किंग लिन के बीच बातचीत पर मुस्कुराया, फिर जी यान के बारे में पूछा। जी यान जड़ी बूटी के गोदाम में चला गया लगता है। जियो यिक्सियन के बात खत्म करने से पहले दरवाजा खुल गया और जी यान सफेद कपड़े पहने अंदर भागा और सीधे मचान की ओर चला गया। ये देखकर जियाओजे को पता चल गया कि जी यान कुछ लेने के लिए फिर से जड़ी बूटी के भंडार में गया था। हालांकि वह भी जड़ी बूटी के भंडार में गया था, लेकिन वह महान बुजुर्ग की अनुमति से दवाइयां तैयार करने गया था। लेकिन जी यान अलग थी। वह वहां लालसा के लिए गई थी और पहाड़ों में खोजने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने भंडार से जड़ी बूटियां लीं। भंडार की मुहर का जी यान पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अगर भंडार का गार्ड लापरवाह था और जी यान अंदर आ गई, तो यह चमत्कार था अगर केवल एक जड़ी बूटी गायब थी। बाहर आओ, कोई बुजुर्ग तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है। जियाओजे ने मचान से आवाज लगाई और एक पल के बाद जी यान का छोटा सिर दरवाजे की चौखट पर दिखाई दिया, सावधानी से चारों ओर देख रहा था। वह बूढ़ा आदमी बहुत असभ्य था। मैंने केवल एक जड़ी बूटी ली और उसने मुझे बंद करने की धमकी दी। यह अच्छी बात है कि महान बुजुर्ग ने तुम्हें नहीं पकड़ा, अन्यथा तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। उन बूढ़ों को भूल जाओ। जियाओजी, जल्दी से मुझे कुछ गोलियां बनाने में मदद करो। जी यान जियाओजी के पास दौड़ा, उसकी कलाई खींचकर उसे मचान पर ले गया। क्या तुमने पहले ही सारी गोलियां खा ली हैं? जियाओजी को याद आया कि जाने से पहले उसने जी यान के लिए गोलियों का एक बैच छोड़ा था। ये लड़की वास्तव में बहुत पेटू थी, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि गोलियों ने जी यान को जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने में भी मदद की। इसके अलावा गोलियां बनाने से जड़ी बूटियां बर्बाद होने से बच गईं। दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ भी जियाओजी के लिए गोलियां बनाना बहुत आसान था। ये लो। जियोजे ने आखिरी गोलियां बनाना समाप्त किया और उन्हें एक जेड बोतल में डाल दिया, उन्हें जी यान को सौंप दिया, जिसने अचानक कहा, जियोजे, आपके पास कब से एक छोटा सा सांप है? ऐसा लगता है कि यह कोई प्राचीन जानवर है। जी यान ने अचानक जियाओजी की कलाई पर बहुरंगी छोटे सांप को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। ये जियामा साम्राज्य की मेरी यात्रा के दौरान एक अप्रत्याशित खोज थी। जियाओजी ने और अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि मूल कहानी में रानी मेडुसा और जी यान के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन अब परिस्थितियां अलग थीं। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर अपने शिशु अवस्था में था और उसे कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जरूरत थी, इसलिए इसे जी यान को सौंपना एक अच्छा विचार नहीं था। ओह! जी यान ने सिर हिलाया और अधिक ध्यान न देते हुए अपने मुंह में एक गोली डाल ली। अगले दिनों में जियानान अकादमी ने अपने मजबूत सदस्यों को इकट्ठा किया, ब्लैक एलायंस से बदला लेने की तैयारी की। जियाओजी ने किंग लिन के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन किया, जियाओ यिक्सियन के साथ जहर की शक्ति का आदान प्रदान किया, जी यान के लिए गोलियां बनाई और कभी कभी 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर को खिलाया। ये व्यस्त गतिविधि थी, लेकिन जियाओजी ने इसका आनंद लिया। इस बीच फैंग सिटी में ब्लैक एलायंस बेस पर हान फैंग बैठा था गोल्डन और सिल्वर एल्डर्स के सामने। बुजुर्गों, ये वो गोलियां हैं जिनका मैंने तुमसे वादा किया था। हे, लीडर हान सच में उदार हैं। बुजुर्गों में से एक ने दयालु भाव दिखाते हुए गोलियां रख दीं। क्या तुमने हाल ही में ब्लैक एलायंस के भीतर की अफवाहें सुनी हैं? हान फैंग ने मेज पर थपथपाया, कुछ इशारा करते हुए। ओह, क्या तुम उस रहस्यमयी मजबूत व्यक्ति का जिक्र कर रहे हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? वे कहते हैं कि ब्लड सेक्ट के नेता और 2 शक्तिशाली डू वांग को एक रहस्यमयी मजबूत व्यक्ति ने मार डाला और यह जियानान अकादमी का कोई व्यक्ति हो सकता है। बुजुर्गों ने एक के बाद एक बात कही। नाटक? बिल्कुल। हालांकि मैंने इसके बारे में सुनते ही सूचना को सील करने का आदेश दिया था, लेकिन एलायंस के भीतर अफवाहें तो अपरिहार्य थीं। तुम क्या सोचते हो? हान फैंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। हे, हम नहीं जानते।
अगर और कुछ नहीं है तो हम विदा लेते हैं। ये कहने के बाद बुजुर्ग जल्दी से चले गए। वे केवल हान फैंग द्वारा वादा की गई गोलियों के लिए आए थे। रहस्यमयी ताकतवर व्यक्ति के लिए यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। उनकी शक्ति के साथ उन्हें किस बात का डर था? ब्लैक एलायंस के मामले हान फैंग की समस्या थे। लानत है, मुझे पता था कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हान फैंग ने मेज पर जोर से पटक दिया, उसका चेहरा काला पड़ गया। थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध भाव के साथ उसने कहा, क्या मुझे वास्तव में उनकी मदद की जरूरत है?